नमस्कार, हिमाचल खबरनामा में आपका स्वागत है। मैं हूं किशन ठाकुर। सबसे पहले नजर डालते हैं कुछ खास सुर्खियों पर। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने काशी विश्वनाथ मंदिर में नवाया शीश, वाराणसी में की पूजा अर्चना। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन विपक्ष ने सदन में सत्ता पक्ष पर पैटर्न की संपत्तियां बेचने के लगाए आरोप। शोर शराबे के बीच सदन से किया वॉकआउट। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वाराणसी में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्रियों के कॉन्क्लेव में लिया हिस्सा। राज्य में केंद्र व राज्य की योजनाओं के माध्यम से प्रदेश की उन्नति व जनकल्याण के प्रयासों की दी जानकारी। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन जोरावर स्टेडियम में युवा कांग्रेस ने सरकार के खिलाफ निकाली रोष रैली। सुर्खियों के बाद अब खबरें विस्तार से। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वाराणसी में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री के कॉन्क्लेव में भाग लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कॉन्क्लेव की अध्यक्षता की। उन्होंने राज्यों द्वारा केंद्र प्रायोजित विभिन्न प्रमुख कार्यक्रमों के कार्यान्वयन की प्रगति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने शून्य बजट प्राकृतिक खेती पर विस्तृत चर्चा की। उन्होंने बताया कि हिमाचल प्रदेश एक कृषि प्रधान राज्य है और राज्य सरकार किसानों की आय को कई गुना बढ़ाने के लिए प्रतिबद्ध है। इस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए राज्य सरकार प्राकृतिक खेती की विभिन्न तकनीकों जैसे गौमूत्र, गोबर और अन्य स्थानीय उर्वरकों का प्रयोग कर उगाए गए कृषि एवं बागवानी उत्पादों को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। कॉन्क्लेव में भाजपा शासित राज्यों के मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्रियों ने भाग लिया। मंडी में पटेल विश्वविद्यालय बनाने को लेकर सदन में लाए गए विधेयक पर चर्चा के दौरान माकपा विधायक राकेश सिंघा ने सरकार पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि सरकार राजनीतिक मकसद से विश्वविद्यालय बनाने जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकार जल्दबाजी में सदन में सभी विधेयक लेकर आ रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि शिमला स्थित हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भी नियमों को ताक पर रखकर भर्तियां की जा रही है। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन मंडी में पटेल विश्वविद्यालय बनाने को लेकर सदन में लाए गए विधेयक पर चर्चा के दौरान माकपा विधायक राकेश सिंघा ने सरकार पर सवाल उठाया और कहा कि सरकार राजनीतिक मकसद से विश्वविद्यालय बनाने जा रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि नियमों को ताक पर रखकर सरकार पहले ही हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में भर्तियां कर रही है। सरकार विश्वविद्यालय बनाए लेकिन उसमें नियमों के अनुसार नियमित आधार पर टीचिंग स्टाफ की नियुक्ति करे, तभी बेहतर शिक्षा बच्चों को मिलेगी। राकेश सिंघा ने कहा कि कॉन्ट्रैक्ट और ठेके पर भर्तियां बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने कहा कि सरकार जल्दबाजी में सदन में सभी विधेयक लेकर आ रही है। प्रदेश के निजी विश्वविद्यालय की हकीकत किसी से छुपी नहीं है। फर्जियां डिग्री बेची गई जिस वजह से हिमाचल की बदनामी हुई है। बहुत ज़्यादा नहीं मैं कहना चाहता हूँ, लेकिन पहली बात है जितने भी विधेयक सदन में लाए जा रहे हैं, मुझे ऐसा एहसास हो रहा है बहुत जल्दी में लाए जा रहे हैं, बगैर दिमाग को इस्तेमाल किए हुए लाए जा रहे हैं, जिसको एप्लीकेशन ऑफ माइंड कहा जाता है, और बहुत हरेडली लाए जा रहे हैं और इस दृष्टि से लाए जा रहे हैं जिससे कुछ छोटा मोटा राजनीतिक लाभ लेने के लिए लाए जा रहे हैं। ऐसा मुझे एहसास हो रहा है। हो सकता हूँ मैं गलत हूँ, और इसीलिए मैंने इस विधेयक पर काफ़ी चर्चा की है और मैंने चाहा है कि भाई आज हमारे विश्वविद्यालय बहुत वो एक चर्चा में है, और चर्चा का कारण आप जानते हैं कि जो तो हमारे निजी विश्वविद्यालय हैं वहाँ तो करोड़ों करोड़ों की डिग्रियां बिक गई है। और जब वो प्रश्न सदन के सामने आया था तो उस समय भी शिक्षा मंत्री ने ये कहा था कि अभी ये विचाराधीन है, शायद ऐसा नहीं होगा, लेकिन बाद में पता कि करोड़ों करोड़ की डिग्रियां निजी विश्वविद्यालयों से बेची जा रही है। हमारे जो दूसरे विश्वविद्यालय हैं, चाहे केंद्र विश्वविद्यालय आपका धर्मशाला के अंदर है, हमारा विश्वविद्यालय जो शिमला के अंदर है, आज देखिए मैं बहुत साफ और क्लियर करना चाहता हूं, जितनी भी नियुक्तियां हो रही हैं वो नियमों को उल्लंघन करके नियुक्तियां हो रही है। ये बहुत दुर्भाग्य है। कुछ समय ऐसा बीता है
जहां हम नियमों को तोड़ दिया है, एकेडमिक्स का हम ख्याल नहीं रख रहे हैं, और इसलिए मेरे लिए बहुत चिंता का विषय था। इसलिए मैंने खुल के चर्चा की है। मैंने कहा है इसको कैसे आप एजुकेशनल सेंट्रिक बना सकते हैं, किस तरीके से इसको डेमोक्रेटाइज कर सकते हैं, किस तरीके से उसको बेहतर बना सकते हैं, उस पर मैंने चर्चा की। चर्चा करते समय मुझे ऐसा भी लगा कि अब आने वाले समय में जो टीचर्स की भर्ती है वो कॉन्ट्रैक्ट पर करने वाले हैं, और इसलिए मैंने कहा ये कॉन्ट्रैक्ट वाला सिस्टम नहीं चलेगा। एक तरफ से तो आप कह रहे हैं आप कॉन्ट्रैक्ट को खत्म करना चाह रहे हैं, और दूसरी तरफ से आप संकेत दे रहे हैं इसमें कि आने वाले समय में जो आपके अध्यापक होंगे, प्रोफेसर्स होंगे, उनको ठेके पर भी रखा जा सकता है। इसलिए मैंने बांध दिया कोई भी नियुक्ति होगी वो आप रेगुलर बेसिस में करें, और अगर अमेंडमेंट एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी जो मंशा है साफ होगी। अगर आप रेगुलर बेसिस की अमेंडमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तो आप एक प्रश्न चिन्ह के अंदर होंगे कि आप लोगों के साथ ठगाठोरी कर रहे हैं। इस बात को भी मैंने शामिल किया है। जो पेंशन के प्रावधान है उसमें मैंने कहा है कि आपको वो पेंशन देनी पड़ेगी उस विश्वविद्यालय के अंदर जब आप बनाएंगे जो लास्ट ड्रॉन पे प्लस वो जो 50% ऑफ द लास्ट ड्रॉन पे प्लस जो देने से रिलीव है वो आपको देना पड़ेगा। एक्सेप्ट करेंगे तो अच्छी बात है, तब लगेगा जो मंशा इन्होंने जो कमिटी बनाई है उसकी सही दिशा में जाने के लिए अगर आप इस अमेंडमेंट को एक्सेप्ट नहीं करेंगे तब ऐसा संकेत जाएगा जो कमिटी आपने ओपीएस के लिए वो आपने जो गठित की है ओल्ड पेंशन स्कीम के को बहाल करने के लिए, वो सिर्फ लोगों के आंखों में धूल झोंकने का नजरिए से की है। तो इस प्रकार की है। अंत में वो भी मैंने प्रश्न उठाया जो तुम कह रहे हैं गलत प्रोसीजर हो सही हो वो मान्य होना चाहिए। मैंने कहा नो, इस देश में कानून चलेगा और कानून के जो तौर तरीके हैं वो चलने चाहिए। शीतकालीन सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। प्रश्नकाल समाप्त होते ही सदन में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत पर्यटन विभाग की संपत्तियों को बेचने का मामला उठाया और सरकार पर संपत्तियों को निजी हाथों में बेचने के आरोप लगाए। विपक्ष ने हिमाचल ऑन सेल के नारे लगाते हुए सदन की कार्यवाही से वॉकआउट कर दिया। शीतकालीन सत्र का चौथा दिन भी हंगामेदार रहा। प्रश्नकाल समाप्त होते ही सदन में विपक्ष के नेता मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में पॉइंट ऑफ ऑर्डर के तहत पर्यटन विभाग की संपत्तियों को बेचने का मामला उठाया और सरकार पर संपत्तियों को निजी हाथों में बेचने के आरोप लगाए। नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने कहा कि 200 करोड़ रुपए एडीबी से कर्ज लेकर पर्यटन की संपत्तियां सरकार ने बनाई और उसके बाद अब इन संपत्तियों को सरकार कौड़ियों के दाम निजी हाथों में बेच रही है। मंडी में 41 करोड़ की लागत से बने कन्वेंशन सेंटर, जंजैहली में कल्चर सेंटर बनाया गया है जिसको अब सरकार बेच रही है। इससे पहले भी सरकार ने पर्यटन निगम के होटल को बेचने का प्रयास किया था जिसका विपक्ष ने विरोध किया और संपत्तियों को बेचने नहीं दिया गया। लेकिन अब एक बार फिर से सरकार निजी कंपनियों को फायदा देने के लिए संपत्ति को बेचने जा रही है जिसे विपक्ष नहीं होने देगा। उन्होंने कहा कि अगर भाजपा सरकार संपत्तियां बेचती है तो 6 महीने बाद जब कांग्रेस की सरकार आएगी तो सभी संपत्तियों के सौदे को निरस्त किया जाएगा और संपत्तियों को वापस लिया जाएगा। है लूट हो नहीं सकती। ये अली बाबा चाली चोरों की सरकार है और इस सरकार ने जो है ये रोज ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि हिमाचल का क्या बेचा जा सकता है। कहीं हिमाचल की जमीनें बेची जाती हैं, कभी हिमाचल ये पहले जब आए थे तब इन्होंने यूनिवर्सिटियों के बहाने जो है कितनी जमीनें जो है लोगों को गिरवी कर दी थी, वो आज दिन तक जमीनें फंसी हैं। कोई किसी तरीके से दे रहे हैं, कोई किसी तरीके से दे रहे हैं और ये तो बनाई हुई संपत्तियां लुटाई जा रही हैं। जो बन गई प्रॉपर्टियां 200 करोड़ रुपए की अभी वो सामने बन के तैयार हुई और स्टार्ट भी नहीं हुई और उन प्रॉपर्टियों में जो है चहेतों को औने पौने दाम पे भेज दिया है। इससे बड़ी लूट नहीं हो सकती तो क्या नहीं हो सकती। देश को बेचने का प्रकरण है, हिमाचल को बेचा जा रहा है, हिमाचल को लूटा जा रहा है और जयराम सरकार उसमें शामिल है। अभी एडीबी से लोन लेके लगभग 200 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां बनाई गई और ये 4 प्रॉपर्टियां जो है एक मुख्यमंत्री की कॉन्स्टिट्यूंसी में है और ये जंजैहली में टूरिस्ट कल्चरल सेंटर बना 27 करोड़ रुपए का।
और इसके बाद मंडी में एक सेंटर बना 42 करोड़ रुपए का। एक जो है बड़ा ग्रां मनाली में सेंटर बना 47 करोड़ रुपए का। एक जो है क्यारी घाट आप जगह देख सकते हैं कन्वेंशन सेंटर 37 करोड़ रुपए का। ये 4 प्रॉपर्टियां लगभग 200 करोड़ रुपए के आसपास कर्जे लिए गए। कर्जे लेके प्रॉपर्टियां खड़ी करके इसको प्राइवेट हाथों में लुटा दिया गया। आप देखें कि मंडी की प्रॉपर्टी जो है मंडी में धांधली देखो। मुख्यमंत्री का गृह जिला है, वहाँ 2 प्रॉपर्टियां बनी। जो 42 करोड़ की प्रॉपर्टी है मंडी की, उसको इन्होंने सिर्फ 25 लाख रुपए में जो है एनुअल प्राइवेट पार्टी को दे दिया, और ये 10 साल के लिए। और उसके बाद जंजैली की प्रॉपर्टी 27 करोड़ रुपए की, ये 17 लाख रुपए में जो है 15 साल के लिए दे दी गई। तो आप देखें कि ये प्रॉपर्टियां जो है अरबों की प्रॉपर्टियां अपने चहेतों को औने पौने दाम पे किस ढंग से लुटाई जा रही हैं। और ये पहले भी यहाँ पे ये होटल बेच रहे थे, तब भी यहाँ विधानसभा में मसला उठा था जब ये सारे होटल बेच रहे थे। और उसके बाद होटलों को बेचने का प्रकरण रुका, इन्होंने इंक्वायरी ऑर्डर की, आज दिन तक उस इंक्वायरी की रिपोर्ट नहीं आई। उसके बाद अब अंदर खाते हशश मैनर में प्रॉपर्टियां तैयार की। एडीबी का कर्जा खड़ा हो गया हिमाचल प्रदेश पे, और इन्होंने 10 साल के लिए 15 साल के लिए 10-15 साल के बाद तो प्रॉपर्टी ये बिकी गई, 15 साल के लिए बाहर चली गई। और उसमें सरकार ने क्या कमाया, 200 करोड़ रुपए लगा के अगर सरकार को 50 लाख रुपया मिल रहा है एनुअली, आप अंदाजा लगा सकते हैं कि कितनी चोर बाजारी, कितनी लूट है। इंटरेस्ट भी पूरा नहीं होगा उससे। और ये जो है कौन लोग हैं जिनको ये प्रॉपर्टियां लुटाई जा रही हैं। और सरकार ने फैसला कैसे कर दिया कि 40-40 करोड़ रुपए की प्रॉपर्टियां बना के अभी बन के तैयार हुई हैं। मुख्यमंत्री ने अपने गृह जिला की तो दोनों दे दी। इस ढंग से ये किया जाता है। शीतकालीन सत्र में महंगाई और बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर घेराव करने पहुंची आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज पर प्रभारी रितनेश गुप्ता ने सरकार पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे थे और पुलिस के जवानों ने महिलाओं और बुजुर्गों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कार्यकर्ता घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये दिन हिमाचल के इतिहास का काला दिन है। हिमाचल प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र में महंगाई बेरोजगारी के मुद्दे को लेकर घेराव करने पहुंची आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज पर आम आदमी पार्टी के प्रभारी रितनेश गुप्ता ने सरकार पर निशाना साधा है और लाठीचार्ज को सरकार के द्वारा प्रायोजित करार दिया है। उन्होंने कहा कि आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता धरने पर बैठे थे और पुलिस के जवानों ने महिलाओं और बुजुर्गों पर लाठीचार्ज कर दिया, जिसमें कई कार्यकर्ता घायल हुए हैं। उन्होंने कहा कि ये दिन हिमाचल के इतिहास में काला दिन होगा। उन्होंने कहा कि ये सरकार लोगों की आवाज दबाने का कार्य कर रही है और जो अपने हकों के लिए आवाज उठाते हैं उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं। उन्होंने कहा आम आदमी पार्टी इससे डरने वाली नहीं है और लोगों के मुद्दों को प्रमुखता से उठाने का कार्य करेगी। आम आदमी पार्टी आज विधानसभा का जो घेराव करने गई थी वो महंगाई, बेरोजगारी, ओपीएस, होटलियर्स का जो है प्रॉपर्टी टैक्स, बिजली पानी, कोरोना काल का जो उसके ऊपर माफी चाहने गई थी। जो टैक्सी यूनियन है उन लोगों को, जो टैक्सी वाले हैं, बस वाले हैं, उन लोगों को 5-5 हज़ार रुपए दिल्ली की तर्ज पे दिए जाएं कोरोना काल के। और जो कोरोना वेव, पहली वेव में 5,000 और दूसरी वेव के 5,000, 10,000 रुपए की मांग करने गई थी। आशा वर्कर जो 8-8 घंटे काम कर रही हैं और 2,500, 3-3 हज़ार रुपए उनको तनख्वाह मिलती है, वो उसके लिए जो है आम आदमी पार्टी पूरी ताकत के साथ वहां गई थी। वहां पर हम लोग बुजुर्ग पेंशन जो यहाँ 800-1200 रुपए मिलती है और दिल्ली में 2,500 रुपए मिलती है, हम उसकी मांग करने गए थे। लेकिन ये मांगे सुनने की बजाय पार्टी के कार्यकर्ताओं के ऊपर लाठियाबाजी हुई। विधानसभा के शीतकालीन सत्र के दौरान सदन में लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2021 पर चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने संशोधन को नियमों के खिलाफ बताया। उन्होंने कहा कि लोकायुक्त अध्यक्ष केवल सर्वोच्च न्यायालय का न्यायाधीश या फिर उच्च न्यायालय का सेवानिवृत्त मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, लेकिन अब सरकार ने इसमें संशोधन कर हाईकोर्ट के रिटायर्ड जज को लोकायुक्त अध्यक्ष बनाने का प्रावधान कर दिया है, जो कि संस्थान की गरिमा के खिलाफ है। हिमाचल विधानसभा के शीतकालीन सत्र के चौथे दिन सदन में लोकायुक्त संशोधन विधेयक 2021 चर्चा के बाद पारित किया गया।
चर्चा में भाग लेते हुए कांग्रेस विधायक आशा कुमारी ने संशोधन को नियमों के खिलाफ बताते हुए सरकार पर अपने चहेतों को लाभ देने का आरोप लगाया। आशा कुमारी ने कहा कि लोकायुक्त अध्यक्ष केवल सुप्रीम कोर्ट का जज या हाई कोर्ट का रिटायर्ड मुख्य न्यायाधीश हो सकता है, लेकिन अब सरकार ने इसमें संशोधन कर हाई कोर्ट के रिटायर्ड जज को लोकायुक्त अध्यक्ष लगाने का प्रावधान कर दिया है, जो कि संस्थान की गरिमा के खिलाफ है, क्योंकि मुख्यमंत्री को भी लोकायुक्त के दायरे में रखा गया है। आशा कुमारी ने कहा कि मुख्यमंत्री के पद की गरिमा को देखते हुए इसमें यह प्रावधान किया गया था, लेकिन सरकार ने इसमें अब संशोधन कर दिया, इसलिए कांग्रेस ने इसका विरोध किया है। आशा कुमारी ने कहा कि कांग्रेस के सत्ता में आते ही इस संशोधन को निरस्त किया जाएगा ताकि लोकायुक्त की गरिमा पहले की तरह बनी रहे। देखिए, ये कानून जो है लोकायुक्त का, ये हिमाचल प्रदेश में वन ऑफ द फर्स्ट स्टेट्स थे हम जिसने ये कानून बनाया था, और वीरभद्र सिंह जी के समय में ये 1985 में कानून बना। और ये कानून इसलिए भी बड़ा पाथ ब्रेकिंग था क्योंकि इसमें मुख्यमंत्री को भी लोकायुक्त के दायरे में लाया गया, और क्योंकि मुख्यमंत्री को दायरे में लाया गया तो ये उचित समझा गया कि मुख्यमंत्री की कुर्सी का मान सम्मान देखते हुए जो लोकायुक्त का चेयरपर्सन होगा वो रिटायर्ड जज ऑफ द चीफ जस्टिस ऑफ द हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट का जज कम से कम होना चाहिए। अब ये 4 साल से तो वैसे ही पोस्ट खाली पड़ी है, और ये अभी लेकर के आए हैं अमेंडमेंट, या इन्होंने पास ही कर ली है ब्रूट मेजॉरिटी से, काला कानून है ये भी। और इनका कहना है कि जज ऑफ द हाई कोर्ट, तो ऐसा नहीं है कि पूरे हिंदुस्तान में इनको कोई रिटायर्ड चीफ जस्टिस या रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जजेस नहीं मिले। ये किसी चहेते को लगाना चाह रहे होंगे, मगर एक चहेते को लगाने के लिए इंस्टीट्यूशन की गरिमा को गिराना ये गलत है। जब मुख्यमंत्री इस दायरे में हैं तो उनके इक्वलेंट जो चीफ जस्टिस या सुप्रीम कोर्ट का जज, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट में जो जाते हैं वो बहुत सीनियर और एक कोलिजियम के प्रोसेस से जाते हैं, तो ये जो गरिमा जो है इंस्टीट्यूशन की, इसको ख़त्म कर रहे हैं। इसीलिए हम लोगों ने वॉकआउट किया कि इस काले कानून को बनाने में हम हिस्सेदार नहीं हो सकते, और निश्चित तौर पे जब कांग्रेस की सरकार बनेगी तो इस अमेंडमेंट को हम वापस लेंगे और वापस इसकी गरिमा जो है स्थापित करेंगे। हिमाचल प्रदेश के विधानसभा परिसर तपोवन से करीब 1 किलोमीटर दूर जोरावर स्टेडियम में युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच झड़प हो गई। अपनी मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे युवा कांग्रेस कार्यकर्ता विधानसभा घेराव के लिए आगे बढ़ रहे थे, लेकिन मौके पर तैनात भारी पुलिस बल ने इन्हें आगे जाने से रोक दिया। इस दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच झड़प हो गई। इसमें कई पुलिसकर्मियों व युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं को चोटें आई हैं। एक महिला पुलिसकर्मी भी घायल हुई हैं। धर्मशाला में शीतकालीन सत्र के दौरान युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच हुई हल्की झड़प और धक्का मुक्की के दौरान एक युवा कांग्रेस कार्यकर्ता बेसुध होकर जमीन पर गिर गया। घायल को एम्बुलेंस में अस्पताल भेजा गया। इस दौरान काफी देर तक युवा कांग्रेस कार्यकर्ताओं व पुलिस के बीच गतिरोध बना रहा। युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता विधानसभा घेराव पर अड़े रहे और सरकार के खिलाफ खूब नारेबाजी की। इस समय चल रही है जोरावर स्टेडियम की ओर भेजने के लिए पुलिस पूरी तरह से मुस्तैद है, लेकिन वहीं युवा कांग्रेस के युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता पुलिस की ओर से लगाए गए बैरिकेड के पास धरने पर बैठ गए। इसके बाद उपायुक्त कांगड़ा डॉक्टर निपुण जिंदल मौके पर पहुंचे और युवा कांग्रेस की मांगों को सुना। इस दौरान युवा कांग्रेस ने उपायुक्त के माध्यम से सरकार को ज्ञापन सौंपा। उपायुक्त के आश्वासन के बाद युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन खत्म किया। युवा कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष निगम भंडारी ने कहा कि युवा कांग्रेस महंगाई, बेरोजगारी, पुरानी पेंशन व अन्य मुद्दों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन इसी बीच कार्यकर्ताओं के साथ धक्का मुक्की हुई है। इतनी डरती है प्रदेश सरकार के जो मुखिया है वो जाके काशी में बैठ के है, जो सबसे बड़ी शेम की बात है। हम पूरे हिमाचल से ज्ञापन देने धर्मशाला इसलिए नहीं आए, हमने कांगड़ा के डीसी को ज्ञापन देना है। डीसी तो हर जिले में रहता है, हम सरकार को ज्ञापन देना चाहते हैं। सरकार का कोई आदमी हमसे बात करे, उनके मंत्री बैठे हैं, महेंद्र सिंह जी है। अगर जयराम जी को इतनी डर है तो अपने जो सिपला सार है उनको यहाँ पे भेजो, नहीं तो हम निश्चित रूप से इस बैरिकेड को तोड़ के विधानसभा के अंदर बढ़ेंगे। युवा कांग्रेस। उधर नेता प्रतिपक्ष मुकेश अग्निहोत्री ने सदन में युवा कांग्रेस के कार्यकर्ताओं पर लाठीचार्ज के आरोप का मुद्दा उठाया। उन्होंने कहा कि युवा कांग्रेस बेरोजगारी के मुद्दे पर प्रदर्शन कर रही थी, लेकिन पुलिस ने उन पर लाठीचार्ज किया, यह गलत हुआ। उन्होंने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की है। परेशान है, युवा परेशान है, कॉलेजों के छात्र परेशान हैं,
विश्वविद्यालयों के छात्र परेशान हैं, स्कूलों के छात्र परेशान हैं। आप देख लीजिए पिछले 2 साल में शिक्षा का स्तर कितना गिर चुका है। आप देख लीजिए इस सरकार ने घोटालों के सिवाय और भ्रष्टाचार के सिवाय कुछ नहीं किया। आप खुद पूछिए, आपको स्वयं आप सबको मालूम है किस तरीके से ये सरकार अपने नाकामियों को छुपाने के लिए सारा का सारा जो दोष है वो कर्मचारियों के ऊपर थोपना चाहती है, प्रदेश की जनता के ऊपर थोपना चाहती है। मैं साफ तौर पे बताना चाहूंगा, आप देख लीजिए पिछली जब सरकार बनी थी भारतीय जनता पार्टी की सरकार, इन्होंने सबसे बड़ा वादा किया था कि अगर हमारी सरकार बनती है तो हिमाचल प्रदेश में हर घर से एक युवा को रोजगार देंगे। हुआ क्या? रोजगार देना तो दूर की बात, 15 से 20 लाख युवा बेरोजगार हैं। और साथ ही साथ जो सबसे बड़ा तोहफा युवाओं को वोट के बदले सरकार ने दिया, बाहरी प्रदेशों से किस तरीके से आप देखिए बाहरी प्रदेशों को युवाओं को रोजगार, युवा विरोधी सरकार होश में। विभिन्न वार्डों में लगाए गए वाटर एटीएम में पानी न आने और विभिन्न समस्याओं से स्थानीय जनता को भारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है, जिसे देखते हुए हिमाचल जल प्रबंधन निगम के जनरल मैनेजर आर.के. वर्मा ने 10 दिनों के भीतर खराब पड़े वाटर एटीएम को दुरुस्त करने का आश्वासन दिया है। मीडिया से मुखातिब होते हुए उन्होंने कहा कि शहर में 40 वाटर एटीएम स्थापित हैं और जिस भी वाटर एटीएम में समस्या उत्पन्न हुई है उसे जल्द ही दुरुस्त किया जाएगा। वाटर एटीएम आई थिंक लगभग 40 के करीब वाटर एटीएम है हमारे। उसमें से हमारे जो 5-7 एटीएम हैं वो आउट ऑफ ऑर्डर थे, मतलब थोड़े से, बिकॉज उनका जो पेमेंट पैटर्न था वो थोड़ा चेंज हुआ था। वो 5-6 हमारे आज की डेट में आउट ऑफ ऑर्डर हैं, जो उसकी मेंटेनेंस के लिए हमने वो टेंडर किया हुआ है और वो विद इन वीक टू 10 डेज उसको हम ऑपरेशनल कर देंगे। ये वाटर एटीएम बिल्कुल काम करना शुरू कर देंगे। जहाँ तक आपने ये बोला भी लोगों को ये ठीक है, ये चीज़ मैंने भी ये ऑब्जर्व करी है। मैंने एक छोटी सी टीम बनाई है अपना एजीएम और उनके साथ 2 आदमी, वो थोड़ा एटीएम के बारे में जहाँ एजुकेट कर पाए, मतलब जो एजुकेटेड आदमी है उनको भी, क्योंकि उस तरफ को लोग ध्यान नहीं है लोगों का। जैसे मान लिया कहीं कंस्ट्रक्शन चलिए वाटर टीम में, तो वो उसकी तरफ यानी चाहे उसमें मिट्टी कुछ है, हालांकि स्मॉल इंस्ट्रूमेंट, स्मॉल प्लेस एंड वेरी गुड, जैसे हम घर में यूज़ करते हैं उसी तरीके से पब्लिक प्लेस है, तो उसको थोड़ा सा उसका पब्लिक में रुझान ज़्यादा हो, उसके लिए हमारे एफर्ट्स ये होंगे, हम उसको एजुकेट करेंगे और कोशिश करेंगे भी ये खराब ना हो, और अगर इनमें कोई खराबी आती है तो उसको हम इमीडिएट रिपेयर करेंगे। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय से संबद्ध नर्सिंग कॉलेज की छात्राओं ने अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के बैनर तले विश्वविद्यालय के परीक्षा नियंत्रक से मुलाकात कर उनके समक्ष अपनी मांगों को रखा। नर्सिंग अंतिम वर्ष की छात्राओं ने परीक्षा नियंत्रक से अनुपूरक परीक्षाओं का परिणाम शीघ्र घोषित करने व डेट शीट को समय पर लागू करने की मांग की। इस दौरान परीक्षा नियंत्रक ने उनकी मांगों को जल्द हल करने का आश्वासन दिया। आज हम हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय में आए हैं और हमारा एबीवीपी के कुछ छात्र यहाँ पे सहयोग देने भी आए हैं। हम आज हमारी जो भी नर्सिंग की प्रॉब्लम्स है, जैसे कि हमारी ना डेट शीट आ रही है और ना हमारे सप्ली के रिजल्ट आ रहे हैं, तो हम उसकी बात रखने के लिए COE कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन के पास यहाँ HPO आए हैं। तो उन्होंने आज हमें आश्वासन दिया है कि वो 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारी डेट शीट के साथ साथ हमारे सप्ली के रिजल्ट निकलवा देंगे। हमें रिजल्ट ना आने की वजह से बहुत सी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, हम आगे जॉब के लिए अप्लाई नहीं कर पा रहे हैं और ना ही हम कहीं पे आगे रेज्यूमेस दे पा रहे हैं। तो इसके लिए हमें COE ने HPO से आश्वासन दिया है कि 1 हफ्ते के अंदर अंदर हमारे सप्ली के रिजल्ट के साथ साथ हमारी डेट शीट आ जाएगी और हमें जल्द से जल्द फ्री कर दिया जाएगा। राजधानी शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित आइस स्केटिंग रिंक में स्केटिंग का रोमांच जल्द शुरू होने की संभावना है, जिसके चलते रिंक को साफ कर दिया गया है और बर्फ की पहली और दूसरी सतह का कार्य भी पूरा किया जा चुका है। गौरतलब है कि हर साल 6 दिसंबर से आइस स्केटिंग शुरू की जाती है। शिमला के लक्कड़ बाजार स्थित आइस स्केटिंग रिंग में स्केटिंग का रोमांच जल्द शुरू होने की संभावना है, जिसके चलते रिंग को साफ कर दिया गया है और बर्फ की पहली और दूसरी सतह का कार्य भी पूरा किया जा चुका है। शिमला में सुबह व शाम काफी ज्यादा ठंड है। उम्मीद है कि 3 दिन में बर्फ जम जाएगी
आइस स्केटिंग क्लब के सदस्य सुदीप महाजन ने कहा कि रिंग को समतल कर दिया गया है और जल्द ही यहां स्केटिंग शुरू हो जाएगी। उन्होंने कहा कि अगर मौसम ने साथ दिया तो कुछ ही दिनों में स्केटिंग रिंग में बहुत से स्केटिंग लवर स्केटिंग करते हुए नजर आएंगे। इस साल का ऐसा है कि अभी तक जैसे मौसम चल रहा है, अगर मौसम ठीक रहता है तो हमारा ये रहेगा कि हम 2-3 दिन के अंदर आइस स्केटिंग शुरू करने वाले हैं। 1-2 दिन के अंदर हम ट्रायल करके फिर साथ ही हम स्केटिंग शुरू कर देंगे। और जैसे लास्ट ईयर भी हमारा था कि 7 दिसंबर से हमने शुरू करा था और 9 को हमने शुरू कर दी थी स्केटिंग, लेकिन इस बार थोड़ा मौसम ख़राब चलता रहा है तो उसके कारण अभी हम कर नहीं पाए हैं। इस साल का ऐसा है कि अभी तो स्केटिंग का चलेगा और हमारा जो अपना जिम खाना और जो हमारा वो एनुअल फंक्शन रहता है वो हमारा है कि हम 25 से 31 के बीच में करें। मौसम के रहने के कारण मौसम ठीक रहता है तो हमारा उस टाइम वो चलेगा ही चलेगा, उस टाइम रहेगा फिर 25 से 31 के बीच में। स्केटिंग के लिए ऐसा था कि बच्चे काफ़ी उत्साहित हैं स्केटिंग के लिए और उन्होंने अपने स्केट्स लेना शुरू कर दिए हैं हमारे से, और काफ़ी हमने स्केट्स बच्चों को बांट भी दिए हैं। इस वक्त जो हम देते हैं हर साल तो हमने बांटने भी शुरू कर दिए हैं। तो बाकी अब डिपेंड करता है कि कब तक शुरू कर सकते हैं हम। हमारे जो टोटल मेंबर्स हैं वो तो 200 के आसपास हैं, लेकिन जो बच्चे हैं वो अलग रहते हैं। बच्चों को हम मेंबर्स में नहीं गिनते क्योंकि वो जूनियर में रहते हैं सारे। तो पिछले बार भी हमारे पास कोई 100-150 बच्चा था जिन्होंने स्केटिंग की थी। इस बार डिपेंड करता है कि कितने बच्चे अब आते हैं, क्योंकि पेपर अभी खत्म होने शुरू हो गए हैं बच्चों के और बच्चे बड़े उत्साहित हैं इस चीज़ के लिए। मौसम को देखते हुए अगर मौसम ठीक रहता है तो हमारा ये रहेगा कि हम 2-3 दिन के अंदर स्केटिंग को शुरू करने जा रहे हैं। हमारी तैयारी पूरी हो चुकी है, हमारा ग्राउंड तैयार है बिल्कुल। और आप देखिए, आपने देखा भी है कि अभी हमारा जो है 1 लेयर जम चुकी है, उस पर 1 से 2 लेयर जम चुकी हैं। और अगर 2-1 दिन ठीक रहता है तो हमारा उसमें ठीक हो जाएगा सारा आइस ग्राउंड का। 25 दिसंबर को मनाए जाने वाले क्रिसमस पर्व को लेकर लोग काफी उत्साहित हैं। विशेषकर ईसाई समुदाय के लोग इस त्योहार का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। शिमला के रिज मैदान स्थित क्राइस्ट चर्च में भी क्रिसमस की तैयारियां चल रही हैं। चर्च के पादरी ने बताया कि 25 दिसंबर को सुबह यहां विशेष प्रार्थना सभा आयोजित की जाएगी, जिसमें प्रभु यीशु से कोरोना से मुक्ति की प्रार्थना की जाएगी। बीते 2 वर्षों में जो कोविड की वजह से काफ़ी परेशानियां रही, अभी भी हमें इस कोविड के प्रिकॉशन को लेते हुए हमें इन सारी तैयारियों को और सारी सेलिब्रेशन को देखना है। तो इस वर्ष हमने ये डिसाइड किया है कि एक तो जो कैरल राउंड जो हम घर घर ग्रुप लेकर जाते थे वो इस बार नहीं लेके जा रहे हैं, क्योंकि गैदरिंग को हम अवॉइड करते जा रहे हैं। और चर्च में हम सेलिब्रेट करेंगे 21 तारीख को सेंट माइकल चर्च जतोब में हम कैरल सर्विस करेंगे, जिसमें 5 बजे से हम कैरल सिंगिंग वहाँ पे करेंगे और उसके बाद प्रेयर होगी जो विश्व शांति के लिए, खासकर हमारे देश के लिए, और कोविड और जो नया वेरिएंट जो आ रहा है ओमिक्रॉन, उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर इन ऐसे खतरनाक महामारियों से बचाए और हर एक को सुरक्षित रखे और इस बदलते हुए मौसम में सबको सेहत और तंदुरुस्ती में बनाए रखें। और 22 तारीख को हम यहाँ क्राइस्ट चर्च रिज पे कैंडल लाइट सर्विस करेंगे, जिसमें कि कैरल्स गाए जाएंगे और उसके बाद प्रेयर होगी। और 25 तारीख को हम जो क्रिसमस सर्विस है वो सुबह 11 बजे करेंगे, जिसमें खास प्रेयर विश्व शांति के लिए, हमारे देश के लिए, और ख़ासकर ये जो महामारियाँ पूरे विश्व में जो नया वेरिएंट आ रहा है उसके लिए भी हम प्रार्थना करेंगे कि परमेश्वर हर एक व्यक्ति को सुरक्षित रखे। और जो नया वर्ष आने वाला है उसके लिए भी हम कामना करते हैं कि परमेश्वर ये नए वर्ष में हमें नई आशा के साथ, नए विश्वास के साथ फिर से हमें नॉर्मल लाइफ जीने में सहायता मिलेगी, जिससे हम एक दूसरे के साथ प्यार मोहब्बत से रह सकें और सारे इन क्रिसमस प्रोग्राम न्यू ईयर को सेलिब्रेट कर सकें। और साथ ही अपील भी करना चाहते हैं कि जैसे अभी भी ये ख़तरा हमसे गया नहीं है, तो इन सेलिब्रेशन के दौरान हम अपने खान पान में और साथ में अपनी जो गैदरिंग है उस पर भी हम थोड़ा सा ध्यान रखें, ताकि कोई भी ऐसा ख़तरा हमारे सेलिब्रेशन के बीच में ना आए जिसके कारण फिर से हमें एक महामारी के बीच में गुजरना पड़े। और प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर ये सारी महामारियाँ हमसे दूर करें और फिर से हर व्यक्ति को सेहत और तंदुरुस्ती दे, आनंद और खुशियाँ दे,
ताकि एक दूसरे के साथ मिलकर हम इस क्रिसमस को और नए साल को मना सकें। राजधानी शिमला में आगामी दिनों में मौसम में बदलाव की संभावना है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के अनुसार प्रदेश में 15 से 17 दिसंबर को ऊपरी इलाकों में हल्की बर्फबारी होने की संभावना है। गौरतलब है कि पश्चिमी विक्षोभ के सक्रिय होने से प्रदेश के तापमान में हल्की बढ़ोतरी होगी, लेकिन वहीं आगामी दिनों में प्रदेश में बर्फबारी की भी संभावना है। 16 और 17 तारीख में थोड़ा सा और बढ़ेगा ये, हालांकि जो स्नोफॉल एक्टिविटी होगी लाइट टू मॉडरेट इंटेंसिटी की होगी, और फिर जो है प्रदेश के जो है पहाड़ी इलाके जिसमें लाहौल स्पीति, किन्नौर, चंबा, कुल्लू और शिमला के इलाकों में भी बर्फबारी होने की संभावना है। और कुछ प्रोबेबिलिटी ये भी है कि जो शिमला के जो नज़दीक के इलाके हैं जैसे कुफरी है, नारकंडा है, और इन एरियाज में हल्का स्नोफॉल हो सकता है। तो इसके चलते क्योंकि आप देखते हो कि पहाड़ी इलाकों में जब भी पश्चिम विक्षोभ आते हैं तो क्लाउड जो है वो बेसिकली जो है ज़मीन पे आ जाते हैं, तो उसकी वजह से विजिबिलिटी काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, कम हो जाता है, विजिबिलिटी 0 के बराबर हो जाता है। तो हमें खास कर ये ध्यान रखना है जब भी स्नोफॉल हो, क्योंकि 16-17 में मौसम खराब रहेगा, तो उन दिनों एहतियात बरतने की ज़रूरत है, खासकर कम्यूट करने वालों को, चाहे वो टूरिस्ट हों चाहे आम जनता हो, कि ध्यान रखें कि जब भी विजिबिलिटी कमज़ोर हो थोड़ा फॉग लाइट का प्रयोग करें और ध्यान से चलें, डिस्टेंस जो है मेंटेन कर रख के चलें, क्योंकि आमतौर पर जब दिक्कतें आती हैं तो ट्रैफिक आती हैं, जब भी इस तरह की दिक्कतें होती हैं, जब भी स्नोफॉल होने की संभावना होती है, बारिश की संभावना होती है। और 17 तारीख के बाद फिर से मौसम जो है ठीक होने का अंदेशा है, और 24 और 25 में ऐसा लग रहा है कि क्लाउड फॉर्मेशन जो है आमतौर पर बादल रहने की संभावना है, और कुछ प्रोबेबिलिटी जो है स्नोफॉल की भी है। इसके लिए जो है फर्दर आपको अपडेट करते रहेंगे। राजधानी शिमला के लक्कड़ बाजार के समीप इन दिनों लक्कड़ बाजार बस अड्डे से लेकर रिज तक बनने वाले एस्केलेटर का कार्य जोरों पर है। वहीं बस अड्डे पर बसे दुकानदारों को निगम द्वारा अस्थायी तौर पर आइस स्केटिंग रिंग में स्थानांतरित किया गया है। गौरतलब है कि शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने स्मार्ट सिटी का कार्य 31 मार्च तक पूरा करने के निर्देश दिए हैं, ताकि शहर में हो रहे विकास कार्यों को गति प्रदान हो सके। स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत राजधानी शिमला में नगर निगम वार्ड लक्कड़ बाजार से रिज तक 2 एस्केलेटर स्थापित किए जाने हैं, जिसका कार्य लोक निर्माण विभाग की देखरेख में किया जा रहा है। लक्कड़ बाजार स्थित बस स्टैंड के समीप इन दिनों एस्केलेटर निर्माण का कार्य जोरों पर है, जिसके चलते बस अड्डे पर स्थापित दुकानों को कुछ समय के लिए आइस स्केटिंग रिंक में अस्थायी तौर पर स्थानांतरित किया गया है। मीडिया से बात करते हुए स्थानीय दुकानदारों ने कहा कि ये कार्य शहर के विकास के लिए बेहतरीन कदम है, जिसका वे स्वागत करते हैं, लेकिन साथ ही उन्होंने कहा कि कार्य पूरा होने पर उन्हें इसी स्थान पर दोबारा जगह उपलब्ध करवाई जाए, जिससे उन्हें भी इस कार्य का फायदा मिल सके। सर नुकसान जब खोद खुदाई हुई है, नुकसान तो वो तो होगा, पूरी पब्लिक को हरासमेंट है, बट ये फायदा भी हमारे लिए सरकार जो कर रही है अच्छा कर रही है। बट ये इन्होंने हम लोगों को मतलब कि यही बोला हुआ है कि थोड़ा टेम्परेली नीचे आइस स्केटिंग रिंक में हमारे को शिफ्ट करने के लिए बोला हुआ है, जो यहाँ के लक्कड़ बाजार बस स्टैंड के जो है कार्यकर्ता। खुश तो हैं, बट ये है कि जब टेम्परेली उन्होंने हमारे को आइस स्केटिंग रिंक में शॉप्स दी है, उसके बाद हमारे को दोबारा जब ये बन जाएगा तो हमारे को दोबारा यहीं पे शिफ्ट किया जाए। बात की थी, बट अभी वो रिटर्न में कुछ नहीं बोलते, मुंह से बोलते हैं कि हाँ हम आपको यहीं पे दे देंगे। तो यही करते हैं कि अभी तो हम हो जाएंगे शिफ्ट, कोई बात नहीं, हमारे को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है कि चलो ये पब्लिक के लिए सबसे बेटर है कि अच्छा बन रहा है स्मार्ट सिटी के लिए। तो इसके यही है कि हम तो यही बोलते हैं कि जब हमारा मतलब कि नीचे ये बस स्टैंड बन जाता है तो हमारे को दोबारा यहीं पे शिफ्ट किया जाए, हमारे को हमारी दुकानें यहीं दी जाए। फायदा तो ठीक है सर, टूरिस्ट आएगा, काम चलेगा, बढ़िया हो जाएगा, बस स्टैंड बन जाए। और हम तो यही चाहते हैं कि जैसे हमारे को अभी आइस स्केटिंग में शिफ्ट कर रहे हैं, बस स्टैंड का काम पूरा होने के बाद हमारे को ऊपर दोबारा शिफ्ट किया जाए। जो भी निगम द्वारा किराया हमारे को निर्धारित किया जाता है, हम उसको देने के लिए तैयार हैं। मैनेजमेंट से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने आश्वासन दिया हुआ हमारे को कि आपको जब बस स्टैंड का काम पूरा होता है तो आपको दोबारा ऊपर शिफ्ट कर दिया जाएगा। नुकसान तो सर अभी आया, क्योंकि अभी हम बेरोजगार हो रहे हैं इसमें, जो हमारा कारोबार बिल्कुल ठप हो गया, क्योंकि दुकान हमारी नीचे गिर चुकी है, आधी गिर चुकी है, आधी गिरने वाली है, और इसलिए हम इसका विरोध नहीं करते। स्मार्ट सिटी में जो बन रहा है इसका विरोध नहीं करते, और जब भी नई दुकानें बने जहाँ बस स्टैंड में नए, हमारे को जहाँ शिफ्ट करना चाहिए।
अभी हमारे को रिंक में किया है और डर जैसे बनाई, स्टाल छोटे जैसे बनाया, वहाँ शिफ्ट किया है। हाँ बोल तो रहे हैं, अभी जब बस स्टैंड बनेगा तुम्हारे को जहाँ शिफ्ट कर, नई दुकानें तुम्हारे को देंगे हम। वहीं निगम की महापौर सत्या कौंडल ने मीडिया से बात करते हुए एस्केलेटर निर्माण कार्य की विस्तृत जानकारी दी। साथ ही उन्होंने कहा कि आईजीएमसी के समीप बन रही पार्किंग भी जल्द ही बनकर तैयार होने वाली है। आप देखिए जो एस्केलेटर का जो कार्य है ये हमने पीडब्ल्यूडी को दिया हुआ है। पीडब्ल्यूडी के माध्यम से ये काम हो रहा है और ये बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। और इसके साथ साथ हमने जो है रिच जो धसरा है इसका भी हमने जो है कार्य शुरू करना था। ये सारा कार्य जो है लगभग 37 करोड़ की लागत से स्मार्ट सिटी में बनने जा रहा है। तो इसमें जो है थोड़ी सी प्रॉब्लम हमें फॉरेस्ट की आ रही है। फॉरेस्ट हमें क्लियरेंस नहीं दे रहे हैं, जबकि ये जो लैंड है नगर निगम की है, सरकारी लैंड है। थोड़ा सा पोर्शन इसमें जो है फॉरेस्ट का आ रहा है और फॉरेस्ट इसमें जो है अभी तक हमें इसमें कोई क्लियरेंस नहीं दी है। तो हमारा फॉरेस्ट विभाग से आग्रह रहेगा कि जितने भी फॉरेस्ट के केसेस है उनको जल्दी से जल्दी स्वीकृति दी जाए। आपने देखा होगा कि जैसे हमारा संजौली चौक से जो एक बहुत ही बड़ा एक रास्ता कवर्ड पाथ बन रहा था, जिसमें पूरी शिमला की जनता ने और बाहर की जनता ने भी इसको अप्रिशिएट किया है, लेकिन इसमें भी थोड़ा सा जो है फॉरेस्ट की प्रॉब्लम आ रही है। और कल ही हमने इस केस को प्रोसेस किया है। तो लॉन्गवुड में ये फॉरेस्ट के पास पड़ा है। इसमें 3-4 इंक्वायरियाँ हैं जिसको हम बहुत जल्दी सॉल्व करेंगे और इसका भी जब हम कार्य जो है बहुत जल्दी शुरू करवाएंगे। और इसी तरह से आपने देखा होगा कि हमारे आईजीएमसी हॉस्पिटल के साथ ही एक 37 करोड़ की लागत से एक पार्किंग बन रही है, उसका काम भी शुरू हुआ है। तो मैं समझती हूँ कि इस तरह के जो डेवलपमेंट के कार्य है, स्मार्ट सिटी के कार्य है, वो बहुत तेज़ी से हो रहे हैं। और इसमें जैसे आप देखा होगा कि लक्कड़ बाजार में बहुत सारे तिब्बती बेचारे बसे हुए हैं, उनको भी हम जो है आजीविका भवन जो हमारा तैयार हो चुका है, लगभग 1 महीने के अंदर अंदर इसका उद्घाटन हो सकता है। तो हम इन लोगों को जो है वहाँ शिफ्ट करेंगे। और अगर हमें और भी इसमें स्पेस मिला तो जितने गरीब लोग हैं और उनको भी हम वहाँ शिफ्ट कर सकते हैं। देखिए जो भी दुकानें आ रही है, जो खासकर तिब्बतियों की दुकानें वहाँ पे, उनको हम जो है आजीविका भवन में उनको हम शिफ्ट कर रहे हैं। उसके अलावा अगर आजीविका भवन में कुछ स्पेस और बचता है तो वहाँ और भी गरीब लोगों को जो है वहाँ बसाया जा सकता है। आप देखिए हमने आज तक जितने भी स्मार्ट सिटी में कोई भी कार्य हुआ है, चाहे वो दुकानें थी, उनको हमने शिफ्ट करके टेम्परेरी शिफ्ट करके वहीं बसाया। चाहे आप सब्जी मंडी की बात करो, जितने भी सब्जी मंडी में हमने जो नई दुकानें बनाई हैं, पहले उनको हमने टेम्परेरी स्ट्रक्चर बना के वहाँ शिफ्ट किया और उसके बाद हमने उन्हीं को वापस दिए। इसी तरह लक्कड़ बाजार में जो हमारी जो भी जिसकी भी दुकानें वहाँ है, उनको भी हमने टेम्परेरी शिफ्ट किया है। और जैसे ही दुकानें बन जाएगी, जितना स्पेस उनका होगा, हम उनको वहीं जो है बसाएंगे। आपने देखा होगा नगर निगम और सरकार गरीबों की बड़ी वो है, गरीब लोगों को कभी भी उजाड़ने की कोशिश नहीं करते, उनको बसाने की कोशिश करते हैं। जिसका जितना स्पेस होगा हम उनको वहीं मतलब बसाएंगे। वहीं शिमला शहर में स्मार्ट सिटी मिशन के तहत विभिन्न विकास कार्यों को अमली जामा पहनाया जा रहा है, जिसके चलते शहरी विकास मंत्री सुरेश भारद्वाज ने 31 मार्च तक सभी कार्यों को पूरा करने के निर्देश दिए हैं। मीडिया से बात करते हुए निगम की महापौर सत्या कौंडल ने कहा कि शिमला शहर की सड़कों को चौड़ा करने और छोटे पार्किंग स्थल विकसित करने पर विशेष बल दिया जा रहा है। उन्होंने कहा कि संजौली चौक ओवरब्रिज को 31 मार्च और संजौली महाविद्यालय के नीचे बन रहे ओवरब्रिज को अगले माह तक पूरा करने के भरसक प्रयास किए जा रहे हैं। अभी देखिए स्मार्ट सिटी की जो मीटिंग थी धर्मशाला में रखी गई थी और हम भी वहाँ पे गए थे, लेकिन कुछ एक मतलब हमारे जो चीफ सेक्रेटरी साहब थे बहुत ही बिजी थे और उनका शेड्यूल बहुत बिजी था, इस वजह से वो मीटिंग पोस्टपोन हुई है। और ये मीटिंग जो है 20 या 21 तारीख को शिमला में ही होगी। और स्मार्ट सिटी में जैसे आप देख रहे हैं, स्मार्ट सिटी के लिए हम बहुत ही गंभीर है और मंत्री जी के भी सख्त आदेश है कि जो भी हमने काम शुरू किए हैं ये लगभग 31 मार्च तक पूरे हो जाने चाहिए। जैसे आप देखिए कि जो हमारे जितने भी शिमला शहर की जो कंजस्टेड रोड थे उनकी बाइंडिंग हो रही है। चाहे आप छोटा शिमला की बात करो, चाहे आप ढली की बात करो। और बालूगंज में आपने देखा होगा तो कितना बड़ा मतलब रोड भी चौड़ा हो रहा है और वहाँ पे जो है शॉपिंग कॉम्प्लेक्स ही बन रहा है। मतलब बहुत अच्छा कार्य हो रहा है। थोड़ा सा मेरे को इस बात का बड़ा दुख होता है कि कुछ एक केस जो है फॉरेस्ट की वजह से हमारे रुके हुए हैं और ये भी मैं फॉरेस्ट विभाग से निवेदन करूँगी और
कि फॉरेस्ट की जो क्लियरेंस है ये हमें जल्दी जो है हो जानी चाहिए। आप जैसे देख रहे हैं कि एक बहुत ही पहला ही एक पाथ ऐसा है जो संजौली चौक से IGM तक कॉर्ड पाथ बनना है 28 करोड़ की लागत से। इसमें काम जो है कॉन्ट्रैक्टर द्वारा बहुत अच्छा किया जा रहा था, लेकिन इसमें थोड़ी सी जो है फॉरेस्ट वालों ने इसमें जो है क्वायरी लगाई है और उसको हम जल्दी से जल्दी, जैसे मैंने कल भी फॉरेस्ट विभाग वाले से जहाँ लॉन्गवुड में केस पहुंचा है हमारा, तो उनसे भी मैंने बात करी, उन्होंने 2-3 क्वायरी इसमें लगाई है। हम उसको जल्दी से जल्दी रिमूव करेंगे और इस कार्य को बहुत जल्दी शुरू करेंगे। इसी तरह आपने देखा होगा IGMC रोड के पास 37 करोड़ की लागत से जो है एक बहुत बड़े ठेकेदार टंजन जी इसको बना रहे हैं, इसका भी काम शुरू हुआ है और बड़ी अच्छी तरह से काम हो रहा है। बदलती जीवन शैली में अपने स्वस्थ जीवन के लिए कुछ चीज़ों पर ध्यान देकर रोजमर्रा व कोरोना जैसे संकट से दूर रहा जा सकता है। ये बात डॉक्टर राहुल गुप्ता ने मीडिया से साझा की। साथ ही उन्होंने लोगों को कोविड वैक्सीनेशन पर बल देने का भी आग्रह किया ताकि कोविड व अन्य वायरस से बचा जा सके। देखिए, आपको जैसे मालूम है कि ये जो कोविड-19 जो कोरोना के नाम से सभी लोग जानते हैं, विश्व स्वास्थ्य संगठन ने 2 मार्च 2020 में जो था इसको महामारी पैंडेमिक जो था वो घोषित किया था। और कोई भी जो वायरस होता है जो हमारे इंसानों में इन्फेक्शन करता है, वो अपनी जो संरचना है, उसकी जो बनावट है, वो सारे ही वायरस जो हैं, जो भी हमें इन्फेक्शन करते हैं वो बदलते रहते हैं। यही कारण था जब ये कोविड-19 भी सामने आया तो इसने भी अपनी बनावट में जो था वो बदलाव लाया। ये एक जो है लगातार प्रक्रिया है जो सभी वायरस में होती है। उसी की वजह से जैसे आपने सुना होगा अल्फा स्ट्रेन आया, बीटा स्ट्रेन आया, डेल्टा आया, डेल्टा प्लस आया। तो ये बेसिकली डिपेंड करता है कि वो वायरस जो है कितनी बार मल्टीप्लाई हो रहा है। मल्टीप्लाई का मतलब कि कितने ज्यादा लोग जो है वो संक्रमित हो रहे हैं, तो उसको मल्टीप्लाई करने का जो है वो मौका मिल रहा है। और इतनी ज्यादा मल्टीप्लिकेशन होने से उसकी संरचना में जो है वो कुछ न कुछ बदलाव आ जाता है। तो ये जो ओमिक्रॉन एक नया इसका जो आया है, इसको हम स्ट्रेन बोलते हैं, तो ये अफ्रीका में, साउथ अफ्रीका में पहली बार पाया गया, उन्होंने रिपोर्ट किया और उसके बाद विश्व स्वास्थ्य संगठन ने अलर्ट जारी किया। तो अभी तक की जो जानकारी है इसके संबंध में, क्योंकि अभी पिछले 3-4 हफ्ते पहले की ही बात है, तो इसकी जो संक्रमण दर है वो ज्यादा है। तो जो हमारे पास अभी डेल्टा या डेल्टा प्लस स्ट्रेन था, उनकी संक्रमण दर जो थी वो 10 से 20 के बीच में थी। संक्रमण दर का मतलब होता है कि एक इंसान अगर कोई संक्रमित है, इन्फेक्टेड है, तो वो अपने साथ कितने और लोगों को संक्रमित करेगा। तो डेल्टा प्लस जो था वो तकरीबन 12-13 लोगों को संक्रमित कर रहा था। परंतु ये जो ओमिक्रॉन वाला है, इसकी संक्रमण दर जो है वो बहुत ज्यादा है। अभी माना ये जा रहा है कि 30 से भी ज्यादा है, मतलब 30 एक अगर कोई पॉजिटिव होगा तो वो 30 केसों को और ज्यादा केस जो है वो सामने लाएगा। तो बाकी इसके बारे में अभी ज्यादा जानकारी है नहीं, उपलब्ध नहीं है। लक्षण क्या है? कारण देखा गया है कि इसके जो लक्षण सारे ही वैसे ही लक्षण है जो कोविड-19 में रहते हैं, जैसे कि बुखार का आना, शरीर में दर्द रहना, खांसी होना और सर्दी का लगना, जोड़ों में दर्द रहना। तो ये सारे ही सिम्टम जो हैं वो कोविड। इसका मूल रूप ये है, लोगों को डरने की जरूरत इसलिए नहीं है क्योंकि जो मूल वायरस है वो कोविड-19 या कोरोना वायरस ही है। तो ये उसी का ही एक अगला और रूप है जो इसने नया रूप अपना बना लिया है। तो डर की कोई बात नहीं है। हाँ, परंतु जो पूरा समय था, इस समय के दौरान देखा ये गया कि जिन लोगों को वैक्सीन की 2 डोजेज लगी हैं, उनमें जो अगर संक्रमण हो भी रहा है तो वो जो लक्षण है वो गंभीर श्रेणी के लक्षण जो है वो नहीं आ रहे हैं उन मरीजों में जो वैक्सीनेटेड हैं, जिनको डबल वैक्सीन लग चुकी, दोनों डोजेज जो है वो लग चुकी हैं। तो आपके चैनल के माध्यम से हम लोगों से आग्रह करते हैं कि वैक्सीन जो है वो जरूर लगवाएं। 2 डोजेज सरकार की तरफ से मुफ्त
अब तो घर द्वार ही एक तरह से आपको नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में उपलब्ध है, वहाँ जरूर लगवाएं। और जो तरह तरह की भ्रांतियाँ फैलती हैं, चाहे वो सोशल मीडिया है, चाहे कुछ भी है, किसी भी तरीके से व्हाट्सएप पे मैसेजेस आ सकते हैं, तो उनको इग्नोर करें। मेन है कि जो आपको स्वास्थ्य विभाग द्वारा या सरकार द्वारा बताया जाता है वही सत्य होता है। तो हम फिर से आग्रह करते हैं कि एक भीड़ भाड़ वाली जगह पे काम नहीं है तो ना जाए। दूसरा बहुत महत्वपूर्ण है, बीमारी को ना छुपाएं, अपने नज़दीकी स्वास्थ्य केंद्र में जाके टेस्ट जरूर करवाएं और जो नियम का पालन है तब तक आप नियमों का पालन करें। आपका स्वस्थ रहना आपके परिवार के लिए, समाज के लिए, प्रदेश के लिए बहुत जरूरी है और इसी में ही सारे समाज का हित भी है। वर्तमान में युवा पीढ़ी मानसिक तनाव से जूझ रही है। आए दिन युवाओं द्वारा आत्महत्या करने के मामले सामने आ रहे हैं। जिला शिमला की बात करें तो पिछले 2 महीने में 5 युवाओं द्वारा आत्महत्या की गई है, जिसमें एक रामपुर की जिला परिषद सदस्य भी शामिल हैं। इसी मुद्दे पर जब आईजीएमसी में आपातकाल विभाग के सीएमओ डॉक्टर सोमेश शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वर्तमान में युवा पीढ़ी मानसिक तनाव से जूझ रही है, जिसके कारण युवा आत्महत्या जैसा कदम उठाने से भी गुरेज नहीं करते। वर्तमान में युवा पीढ़ी मानसिक तनाव से जूझ रही है। आए दिन युवाओं द्वारा आत्महत्या करने के मामले सामने आ रहे हैं। जिला शिमला की बात करें तो पिछले 2 महीने में 5 युवाओं द्वारा आत्महत्या की गई, जिसमें एक रामपुर की जिला परिषद सदस्य भी शामिल है। इसी मुद्दे पर जब आईजीएमसी में आपातकालीन विभाग के सीएमओ डॉक्टर सोमेश शर्मा से बात की गई तो उन्होंने बताया कि वर्तमान में युवा पीढ़ी मानसिक तनाव से जूझ रही है, जिसके कारण युवा आत्महत्या जैसे कदम उठाने में भी संकोच नहीं कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि आईजीएमसी आपातकाल में आए दिन 2 से 3 मामले पॉइजनिंग के आते हैं, जिसका मुख्य कारण मानसिक तनाव माना जा रहा है। उन्होंने कहा कि पहले परामर्श केंद्र हुआ करते थे जो अब बंद हो गए हैं, जिसके कारण युवा अपनी परेशानी नहीं बता सकते और अंदर ही अंदर घुटते रहते हैं। उन्होंने कहा कि हर विद्यालय में एक कमेटी होनी चाहिए जिसमें अध्यापक बच्चों की परेशानियों को ध्यानपूर्वक सुने और उनका हल निकालें। युवा वर्ग में आजकल जो देखा जा रहा है वो बढ़ता हुआ पीयर प्रेशर, अपने अंदर का प्रेशर, स्टडी का प्रेशर। तो जब पुराने ज़माने में, पुराने समय में इतना प्रेशर नहीं हुआ करता था, पेरेंट्स अपने दोस्त मित्रों से लोग खुल के बातचीत किया करते थे, खुल के चीज़ें डिस्कस होती थी। आज के इस दौर में लोग अपने अंदर चीज़ें रखना प्रेशर करते हैं, शेयर नहीं करते हैं, नशे का ज़्यादा सेवन किया जा रहा है। तो इस इतने प्रेशर को, इस खुलने को, और एक पहले के ज़माने में युवा परामर्श केंद्र भी चला करते थे, तो उससे भी स्ट्रेस रिलीज़ होने में काफ़ी ज़्यादा मदद मिलती थी। तो आजकल हमारी यही कोशिश है पेरीफ्रीज वगैरह में भी कि युवा परामर्श केंद्र खोले जाएं, जिनसे युवाओं को अपनी प्रॉब्लम्स जो कि वो अपने पेरेंट्स, अपने दोस्तों के साथ डिस्कस नहीं कर सकते हैं, वो किसी हेल्थ पर्सन के साथ डिस्कस करके उसका प्रॉपर सोल्यूशन लेकर के, ताकि उनका स्ट्रेस कम हो, डिप्रेशन कम हो। इससे मेरे ख्याल से जो उनका सुसाइड रेट है वो काफ़ी कम देखने को मिलेगा। स्कूल्स में भी जो आपके टीचर्स हैं उनका एक अलग से मेरे ख्याल से एक विंग बनाने की आवश्यकता है, जिसमें बच्चे खुल के अपनी समस्याएं अपने टीचर्स तक पहुंचा सके, जो कि थोड़ी सी कॉन्फिडेंशियल भी रहे। क्योंकि बच्चे आजकल इसी वजह से बताते नहीं है कि वो मजाक का पात्र ना बन जाएं, किसी और कोई और उनके संगी साथी उनकी मजाक ना उड़ाएं, तो वो अपने अंदर चीज़ें रखना शुरू कर देते हैं, या फिर वो नशे में इतने ज़्यादा हैं कि आप देख ही रहे हैं आज के युवा वर्ग में नशे सेवन का बहुत ज़्यादा एक वो बढ़ चुका है, मामला बढ़ चुका है। तो इसीलिए स्कूली स्तर पे भी कुछ टीचर्स की, कुछ नोडल ऑफिसर्स अपॉइंट किए जाएं, ताकि बच्चे खुल के अपनी समस्याएं रख सके और हेल्थ पर्सनल के साथ मिलकर उनकी समस्याओं का, जिस तरह की भी समस्या हो, उनका निवारण हो जाए। आए दिन 2 से 3, 1 से 2 अलग अलग दिन का अलग अलग आंकड़ा रहता है, कभी 2 कभी 3, क्योंकि पूरे हिमाचल से यहाँ रेफरल भी आते हैं, तो 2-3 मामले हम हर दिन के पॉइजनिंग के देखने को मिल जाते हैं यहाँ। बहुत छोटे जो बच्चे होते हैं, जैसे कि हमारी ठंड में आप देखते भी हैं वेजो कंस्ट्रिक्शन ठंड की वजह से रहती है, तो उसमें जो पेरिफेरल जो हमारी वेसल्स वगैरह है उनमें पुलिंग हो जाती है। तो ठंड में उनको, बच्चों को गर्म रखना, अगर बहुत छोटे बच्चे हैं उनको थोड़ा गर्म रखना, खाने के लिए कुछ गर्म पदार्थ देना, इम्यूनिटी विटामिन सी की कमी पूरी करवाना, और आए दिन समय पे अगर किसी को खांसी, जुकाम, बुखार या तेज़ सांसें चलती हैं तो जल्द से जल्द डॉक्टर की
डॉक्टर के पास ले जाया जाए ताकि जल्द से जल्द उपचार हो, जो कि ठंड में ज़्यादा मामले देखने को मिलते हैं, जैसे निमोनिया वगैरह के केसेस भी, अगर आप ठंड में निमोनिया वगैरह के केसेस की बात करें तो। छोटे बच्चों के लिए जो एक अभी नया वेरिएंट भी आ रहा है जिसको ओमिक्रॉन बोल रहे हैं, कोविड की एक वेरिएशन है, तो हम भी थोड़े चिंतित हैं। अभी तक मामले इतने ज़्यादा इंडिया में भी और हिमाचल में तो बहुत कम या बिल्कुल ना के बराबर देखे गए हैं। तो ये सारी वैक्सीनेशन का ही है, जो बड़े हैं उनमें तो नहीं मिल रहे हैं, पर हम भी थोड़े चिंतित, पर अभी तक के हिसाब से खास मामले बच्चों में भी नहीं देखे गए हैं हिमाचल में, तो एटलीस्ट ओमिक्रॉन के। हिमाचल खबरनामा के आज के इस अंक में इतना ही। प्रदेश भर की ताज़ा तरीन खबरों के लिए देखते रहें हिमाचल खबरनामा। नमस्कार।